औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है, रहम करने वाला है। आज हम प्रॉपर आगाज़ करेंगे और यूनिट नंबर 1 जो एनएमडी कैट का है उसको स्टार्ट करेंगे। ये लेक्चर नंबर 1 है, तो हम तरतीब से इसके लेक्चर्स करेंगे। डेली आपको एक लेक्चर कम से कम मिलेगा। तो आइए हम आगाज़ करते हैं यूनिट नंबर 1 एनएमडी कैट में। एनएमडी कैट का जो यूनिट नंबर 1 है वो मोशन एंड फोर्स है और उसका जो पहला टॉपिक है वो डिस्प्लेसमेंट है। तो बेटे आइए हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को ज़रा कवर करें इस टॉपिक में, इस लेक्चर में। अच्छा, डिस्टेंस होता क्या है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है किसी भी पॉइंट से, ए पॉइंट हो, मिसाल के तौर पर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक एक ऑब्जेक्ट गया है और वो इस रास्ते से गया है। ये जो रास्ता है, ये जो पाथ है, अब ये जो टोटल पाथ है, ये जो आपको नज़र आ रहा है ए से लेकर ये बी तक जितना भी टोटल पाथ है, इसको हम कहते हैं डिस्टेंस। तो हम क्या कहते हैं? एक्चुअल पाथ या टोटल पाथ। तो हम कहते हैं एक्चुअल पाथ जो ऑब्जेक्ट कवर करता है ड्यूरिंग इट्स मोशन। तो जनाब ये इसका डिस्टेंस होता है। आमतौर पर डिस्टेंस को हम एस से ज़ाहिर करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सारा का सारा है ये ए से बी तक हमारा डिस्टेंस हो गया है। अच्छा, अब डिस्टेंस की एक बात हमेशा याद रखें कि डिस्टेंस जो होता है वो जब भी आप मोशन करते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है। डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्यों पॉजिटिव होता है? मिसाल के तौर पे आप ए पॉइंट से चले हैं, आप बी की तरफ जाते जा रहे हैं, 5 मीटर, 10 मीटर, 15, 20, 25, 30, 40, आप जिस मर्जी डायरेक्शन में जाएं वो ऐड होता जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और स्केलर क्वांटिटी जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही होती है। अब हम ये मज़ीद ये बात करेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क होता है। अब देखें बेटे, ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी है। अब ऑब्जेक्ट जो है वो ए से बी तक अगर वो एक स्ट्रेट पाथ में जाता, या फिर हम कह सकते हैं कि ये इस रास्ते को अडॉप्ट करता, ये रास्ते को, तो हम कहते हैं कि जनाब ये जो है ये एक ख़ास किस्म का डिस्टेंस है जो कि दो पॉइंट ए और बी के दरमियान में, जो ए और बी के दरमियान में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अब याद रखिएगा इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? बॉडी का इनिशियल पॉइंट, जैसे कि ये ए पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, और ये बॉडी का आपको नज़र आ रहा है ये पॉइंट बी, ये आपको फाइनल पॉइंट नज़र आ रहा है। तो इनिशियल से फाइनल की तरफ जो कम से कम डिस्प्लेसमेंट होता है, कम से कम डिस्टेंस होता है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो हम डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो दो पॉइंट्स के दरमियान में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। और बेटे ये जो होता है इसका डायरेक्शन हमेशा टूवर्ड्स फाइनल पॉइंट होता है। अच्छा, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट को, डिस्टेंस को आप ज़रा गौर करना है आपने कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये एक्चुअल पाथ हो भी सकता है और मे नॉट भी। अगर आपसे एग्जामिनर कोई थ्योरेटिकल सवाल पूछे तो वो कह सकता है कि क्या डिस्प्लेसमेंट हमेशा एक्चुअल पाथ होता है, तो आपने कहना है मे और मे नॉट भी। उसकी वजह आप को अभी बताते हैं। मे और मे नॉट बी एक्चुअल पाथ। उसकी वजह के फ़र्ज़ कर लें आपके सामने एक डायग्राम है, ये दरमियान में जो मैंने ये वाली जो डायग्राम बनाई हुई है, इस डायग्राम में अगर आप गौर करें तो ऑब्जेक्ट जो है वो ए से चलता 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 बी की तरफ गया है। असल रास्ता तो उसका ये था, लेकिन वो जो डिस्प्लेसमेंट था वो तो एक्चुअल पाथ नहीं था। डिस्प्लेसमेंट तो
ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है ये है। तो अब हम लेकिन एक और बात भी हो सकती है कि फ़र्ज़ कर लें कि ऑब्जेक्ट एक सी रास्ते से डी रास्ते पर गया है। अब ये रास्ता ही सीधा है, सी से डी तक रास्ता बिल्कुल सीधा है, तो अब वो गया भी सीधे रास्ते पर है। अब क्या होगा, अब जो है अब डिस्टेंस भी यही है और डिस्प्लेसमेंट भी यही है, बस फ़र्क यह है कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। लेकिन अगर आप गौर करें तो एक ऑब्जेक्ट जो है, अगर मान लो कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है या एक शख्स है जो कि यहाँ से पैदल ही चला है सी से डी तक, अब ये सी से डी तक सीधे रास्ते पर गया है, तो यही इसका रास्ता है और इस रास्ते की जो टोटल लंबाई है, टोटल लेंथ है, वो डिस्टेंस है। और यहाँ पे अगर हम गौर करें तो डिस्टेंस जो है, इसका जो लेंथ है इस पाथ की वो डिस्टेंस है, और हम देखें तो ये सारा का सारा डिस्प्लेसमेंट भी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट है तो वेक्टर फॉर्म में है। अब आप एक और करें बात, अगर हम डिस्टेंस को फ़र्ज़ कर लें हम एस से शो कर दें और डिस्प्लेसमेंट को हम या इसके मैग्नीट्यूड को डिस्प्लेसमेंट के डी से शो कर दें, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एस और डी जो है उसका मैग्नीट्यूड बराबर है। तो ये बात आप हमेशा याद रखेंगे, अगर पाथ स्ट्रेट हो, जैसा कि ये पाथ स्ट्रेट है ये वाला पाथ, तो आप याद रखें कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होते हैं। लेकिन ऊपर वाले पाथ में अगर आप गौर करें तो डिस्टेंस ज़्यादा है, तो हम कहेंगे एस जो है वो ग्रेटर है किससे, डिस्प्लेसमेंट से। इस फिगर में इसका नाम मैं रख देता हूँ फिगर नंबर 1, और फिगर नंबर 1 में आप गौर करें तो डिस्टेंस का वैल्यू ज़्यादा है, और फिगर नंबर 2 में इसका नाम रख देता हूँ, ये जो जिसमें आपको बंदा खड़ा हुआ नज़र आ रहा है, फिगर नंबर 2। तो ये तो हो गया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो हम अब ये कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एक्चुअल पाथ हो भी सकता है। एक्चुअल पाथ कब होगा, जब वो स्ट्रेट पाथ होगा, स्ट्रेट पाथ होगा। आप एक बात याद रखें, एग्ज़ाम में सवालात पूछे जाते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट है और वो कर्व पाथ में है तो उसकी एस ओवर डी की रेशो क्या होगी। तो याद रखें एस ओवर डी की जो रेशो होगी बेटे वो ग्रेटर देन 1 होगी, बशर्ते के पाथ क्या हो, पाथ कर्व हो। तो ये बात एक अहम पॉइंट याद रखिएगा आप कि कर्व पाथ में ये होगा। इसी तरह आप दूसरे पॉइंट पर आ जाए कि अगर पाथ ही स्ट्रेट है, जैसा कि ये फिगर नंबर 2 में भी आप देख सकते हैं, तो एस ओवर डी का मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा। अच्छा, तो हम इस नतीजे पर पहुंचे कि एस ओवर डी ओवरऑल अगर हम बात करें तो हम ये कहेंगे कि एस ओवर डी जो है, एस ओवर डी वो ग्रेटर देन होता है या इक्वल टू 1 होता है। ग्रेटर देन कब होता है, कर्व पाथ में, और इक्वल कब होता है, स्ट्रेट पाथ में। अच्छा, अब हम इससे मुतालिक MCQs आपको करवाने लगे ताकि आपकी ग्रिप अच्छी हो जाए इस टॉपिक पर। अच्छा मेरे बेटे, कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। एक MCQ ये बनाया है मैंने, थोड़ा सा कलरफुल करने की कोशिश की है ताकि आपको इंटरेस्ट डेवलप रहे। फ़र्ज़ कर लें कि एक पॉइंट है ये A और ये दूसरा पॉइंट है B। याद रखें एग्ज़ाम में बाज़ औक़ात जो पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स 4,3 या 6,9 या कोई भी आप कोऑर्डिनेट्स दिए जा सकते हैं। अब यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है। आपको इनिशियल पॉइंट A है और फाइनल पॉइंट B है, और आपने इसके दरमियान में डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है। डिस्प्लेसमेंट कैसे मालूम करेंगे, अब ये देखें, ज़रा गौर करें। याद रखिएगा कि जब भी आपको 2 पॉइंट दिए जाएं, इनिशियल और फाइनल, तो आप उनके वेक्टर बना लें। किसी भी पॉइंट का वेक्टर बनाना बड़ा आसान है। जैसे ये 6 और 9 है,
तो 6 और 9 को आप कुछ इस तरह इसका वेक्टर बना लें, पोजीशन वेक्टर 6i प्लस 9j। ये आपका फाइनल पॉइंट है, तो हम कहेंगे ये फाइनल पोजीशन वेक्टर है। तो ये R2 आपका पोजीशन वेक्टर बन गया इस पॉइंट B का। पोजीशन वेक्टर होता है ऐसा वेक्टर जो ओरिजिन से ड्रॉ करते हैं। अच्छा, इसके बाद आप देखें एक पॉइंट ये आपको A भी दिया हुआ है जिसके कोऑर्डिनेट्स 4,3 है। अब इसका आप पोजीशन वेक्टर कैसे बनाएंगे, ये नीचे देख लें, आपको रेड कलर का नज़र आ रहा है। तो पोजीशन वेक्टर अगर मैथमेटिकल फॉर्म में बनाएंगे तो हम यूँ बनाएंगे कि R1 इज़ इक्वल टू 4i प्लस 3j। अब जब भी आपको दो पोजीशन वेक्टर मिल जाए फाइनल पॉइंट का, फाइनल पोजीशन वेक्टर 6i प्लस 9j जैसे कि यहाँ पे है और यहाँ पे R1, तो जस्ट आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू R2 माइनस R1। तो R2 माइनस R1 करेंगे तो i में से i और j में से j माइनस करेंगे तो 6i में से 4i को माइनस करेंगे तो ये 2i हो जाएगा, और 9j में से हम 3j को माइनस करेंगे तो ये 6j हो जाएगा। तो ये हमारा एक डिस्प्लेसमेंट आ गया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा फिर डायग्राम को देखें। अगर एक बॉडी A से B पर गई होगी और इस रास्ते को अडॉप्ट किया होगा, ये वाले रास्ते को, तो इस एक्चुअल पाथ को हम कहेंगे डिस्टेंस। लेकिन अगर हम देखें तो ये जो A पॉइंट है और ये जो B पॉइंट है, इस B पॉइंट के दरमियान में एक छोटा सा शॉर्टेस्ट रास्ता भी बन रहा है, स्ट्रेट लाइन, तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। नो डाउट कि बॉडी इधर से गई तो नहीं है, बॉडी तो गई ऊपर से ही है, लेकिन फिर भी चाहे बॉडी कर्व गई है लेकिन इन दोनों पॉइंट के दरमियान में डिस्प्लेसमेंट पाया जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट लाजमी नहीं है कि बॉडी का एक्चुअल पाथ हो। हाँ, अगर बॉडी सीधी इधर से गई होती तो फिर हम कहते हैं यही डिस्प्लेसमेंट है और यही एक्चुअल पाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अच्छा, यहाँ पर आप देखें कि इस तरह के सवालात ज़रा एग्ज़ाम में आते हैं, सर्कल वाले सवालात। बेटे, जो सर्कल का सवाल है ना, उसको आपने ज़रा गौर से समझना है, क्योंकि ये जो सर्कल के सवालात होते हैं आमतौर पे स्टूडेंट NMD कैट के वो इसको थोड़ा सा टफ समझ बैठते हैं, हालांकि दे आर वेरी इजी। फ़र्ज़ कर लें ये हमने इसको सॉल्व करते हैं हम। अब देखें, वो कहता है कि ऑब्जेक्ट है मूव अलोंग सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है एंड कवर सेमी सर्कल। यहाँ पे हमें पता चल रहा है सेमी सर्कल में मूव कर रहा है। अब फ़र्ज़ कर लें कि जनाब यहाँ से चलता है वो A, ये पॉइंट है B और ये पॉइंट है C और ये पॉइंट है D। अब वो सेमी सर्कल का मतलब है जनाब वो A से जाएगा और C पर पहुँच जाएगा। अब यहाँ से वो यहाँ पर पहुँच गया। अब आपने ये बताना है कि डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट की रेशो बतानी है। डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, अच्छा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है आपने, क्योंकि वेक्टर से डिवाइड करना पॉसिबल नहीं होता फिज़िक्स में। खैर, आप सिर्फ अभी सवाल पर ही रहे। अब बॉडी सर्कल में घूम रही है। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट जो है वो घूमता घूमता कहाँ चला गया है, ये A पॉइंट से। अब देख लें यहाँ से सवाल के मुताबिक वो यहाँ पे आके सेमी सर्कल आधे सर्कल पर पहुँच गया यहाँ पे। अब हम ये गौर करें, अगर इसका रेडियस R है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ सर्कुलर पाथ, यहाँ पे एग्जाम में कहा जाएगा ऑफ रेडियस R, ये आपको गिवन इंफॉर्मेशन होगी, ये R है। अच्छा बेटे, A से C तक अब आपने क्या करना है, डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। तो आप चाहे पहले डिस्टेंस मालूम कर लें, डिस्प्लेसमेंट मालूम कर लें, दोनों को डिवाइड ही करना है। तो अगर हम गौर करें तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा ये डिस्प्लेसमेंट भी है। तो डिस्प्लेसमेंट अगर हम गौर करें, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास 2r के बराबर है। अब डिस्टेंस कितना है, अब एक बात याद रखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा एक्चुअल पाथ है। ये जो आपको नज़र आ रहा है ये एक्चुअल पाथ है। अब ये कितना है, ये पूरा सर्कल तो नहीं है, आधा सर्कल है। तो आधे सर्कल का मतलब होता है आधा सर्कमफ्रेंस।
अच्छा, पूरा सरकमफ्रेंस किस, अगर पूरे की बात करें तो वो बराबर होता है 2πr। सी इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 2πr के। लेकिन चूंकि हमारा आधा सरकमफ्रेंस है तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे और ये 2πr डिवाइडेड बाई 2, 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये जो c/2 है ये असल में हमारे पास ये डिस्टेंस है। तो अगर हम गौर करें तो ये डिस्टेंस जो है ये c/2 है और हमने सॉरी πr है, c/2 तो है ही है, c मतलब सरकमफ्रेंस। c होता क्या है, जब पूरा कवर करता 2πr, लेकिन आधा कवर किया तो πr। अब ये πr हो गया। अब डिस्टेंस को आप क्या करें, वैल्यू आपने निकाल ली, डिस्टेंस की वैल्यू आप देख लें, आपने निकाली है πr निकाल ली, और डिस्प्लेसमेंट की आपने 2r निकाली, तो इसको डिवाइड कर ले, πr डिवाइडेड बाय 2r, तो r से कैंसिल हो गया। अब ये π/2 आ गया। अच्छा, यहाँ पे एक बात याद रखनी है, ये π/2 रेडियन नहीं है, ये बच्चे गलती कर बैठते हैं, ये π/2 मीटर है। और सॉरी, इसका यूनिट नहीं होगा क्योंकि डिस्टेंस का भी वही है, डिस्प्लेसमेंट का भी वही है, तो ये π/2 है जस्ट, तो याद रखिएगा आप इसको। अच्छा, एक और बात है, एक इन दोनों सवालों में से एक मैं करवाऊंगा और नीचे वाला आप खुद करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अब वो कहता है कि जनाब आपके पास ये एक सर्कल है, ये रहा सर्कल, और इस सर्कल में आप ये समझें कि ये ए था पॉइंट, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब ऑब्जेक्ट जो है वो ए से कहाँ पर पहुँचा है, क्वार्टर सर्कल। इसका मतलब है ये ए से चला होगा और यहाँ से ये देखें यहाँ पे पहुँच गया, ये आर है और ये आर है, सर्कल ऑफ रेडियस आर, सवाल में ये मेंशन होता है। अच्छा, अब आपने देखना है कि जनाब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट होता है जैसा कि आपको बताया इनिशियल से फाइनल। अब ये आपका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। पाइथागोरस थ्योरम से इसको मालूम करेंगे। कैसे मालूम करेंगे, बड़ा सिंपल है कि हमने डिस्प्लेसमेंट मालूम करना है, तो वो हो जाएगा डी का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेंगे, तो यहाँ पे रह जाएगा डी और ये रह जाएगा 2r का स्क्वायर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा d इज इक्वल टू √2r। अब हमारे पास डिस्प्लेसमेंट तो आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास √2r आ गया। अब डिस्टेंस कितना होगा ये भी आप याद रखें कि जनाब आपने ये याद रखना है कि सर्कल कितना दिया हुआ है। अब क्वार्टर दिया हुआ है तो टोटल आपको पहले बता दिया, पूरी लेंथ होती है 2πr। ये अगर सर्कल में घूमे पूरा ए से बी सी डी फिर ए पे आ जाए तो डिस्टेंस होता है 2πr, लेकिन चूँकि ये c/4 है तो ये रह जाएगा हमारे पास c/4 और ये हमारे पास हो गया है 2πr डिवाइडेड बाई 4, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4, तो ये हमारे पास πr/2 आ गया। तो हमारे पास ये डिस्टेंस आ गया, हम इसको s कह देंगे और ये जो डिस्टेंस फ़र्ज़ कर ले हम इसका नाम 1 रख लेते हैं और ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आ गया 2 रख लेते हैं। अब इनको डिवाइड कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। मिसाल के तौर पे हमसे पूछा है डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्टेंस को ऊपर रखेंगे, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे हम देखें तो हमारे पास आ गया है डिस्टेंस क्या है πr/2, और अगर हम डिवाइड करेंगे √2r से तो ये हो जाएगा √2r, r से कैंसिल हो जाएगा, तो π/2 √2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो π/2 √2 हमारी वैल्यू आ गई आंसर की। अच्छा, क्वार्टर सर्कल को ज़रा आप खुद से करें, ठीक हो गया। मैं ज़रा इनसे ज़रा डिफरेंट सवाल भी एक करवा दूं आपको। अच्छा, इस तरह का क्वेश्चन जो है ना, ये ज़रा गौर करना है आपने, NMD कैट में इसके आने के इस साल चांसेस हैं। मतलब ये सवाल थोड़ा सा
वक्रे टाइप का है बच्चों। इसमें वो कहता है कि एक गाड़ी है, आप गाड़ी चला रहे हैं और 100 किलोमीटर आप गए हैं नॉर्थ की तरफ, फिर आप मूव कर गए हैं ईस्ट की तरफ 200 किलोमीटर, फिर आप मूव कर गए हैं 96 किलोमीटर साउथ की तरफ, फिर आप 197 किलोमीटर टूवर्ड्स वेस्ट। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब अगर आप इसको हेड टू टेल रूल करते जाएंगे तो ये बड़ा लेंथी हो जाएगा, लेकिन इसका एक शॉर्ट ट्रिक ये समझें, वैसे तो 2-3 शॉर्ट ट्रिक होते हैं लेकिन आप बस एक ही याद रखें। आपने जब भी ऐसा करना है तो आपने ये देखें, ये आप जानते हैं कि नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब आपको मैं एक बात बताता चलूँ, आपने बस थ्योरेटिकली माइंड में सॉल्व कर लेना है। नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को आपने आपस में माइनस कर देना है और ईस्ट और वेस्ट को माइनस कर देना है। मिसाल के तौर पे अब आप गौर करें तो वो कहता है जी ये 100 किलोमीटर नॉर्थ गया है, इसका मतलब है ये ऊपर को आया है, फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे 100 किलोमीटर के करीब। अब उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, साउथ की वैल्यू देखेंगे कि कोई साउथ की वैल्यू है। तो अब देखें इसमें साउथ की है 96, जब 100 ऊपर गया है 96 नीचे आया तो ये 4 बच जाएगा, क्योंकि नॉर्थ की तरफ 100 गया है और साउथ की तरफ कितना गया है, साउथ की तरफ 96 गया है, तो ये कितना बच जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे वेक्टर, तो ये 4 रह जाएगा और ये 4 अलोंग नॉर्थ रह जाएगा, क्योंकि 100 वैल्यू बड़ी है 96 छोटी है। अब इसके बाद आप क्या करें, आप ये देखें कि ईस्ट वेस्ट, अब ईस्ट में कितना गया है 200 गया है, ईस्ट में 200, और वेस्ट में कितना गया है 197। तो आप एक और काम करें, आप ये देखें कि 200 इधर गया है, 197 इधर गया है, तो 3 इधर बच जाएगा ईस्ट की तरफ, ये 3 बच जाएगा, और ऊपर जो है ये 100 था और नीचे 96 था साउथ की तरफ, तो ये ऊपर 4 बच जाएगा। अब कुछ इस तरह की डायग्राम बच जाएगी, 3 और ये क्या 4। क्यों, अच्छा 3 मैंने इधर को क्यों किया, क्योंकि 200 वैल्यू ईस्ट को थी और 197 जो थी वेस्ट को थी, तो फिर जो बड़ा वेक्टर होगा उसकी तरफ रह जाएगी वैल्यू, मतलब सब्ट्रैक्शन हो जाएगी, तो रिजल्टेंट हमेशा बड़े की तरफ होता है। तो अब इसका हम आंसर देखेंगे, अगर हमने देखना है हेड टू टेल रूल करेंगे हम, 3 है और ये 4 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक d हो जाएगा और d बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर उसका अंडर रूट, तो ये 5 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। तो ये देखें ये 5 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। चले आप क्या याद करेंगे, हम ये वाला सवाल भी आपको करवा देते हैं। इस सवाल में वो क्या कह रहा है, ठीक है, क्या याद करोगे, किससे पाला पड़ा है, फिर भी कहते हो फिजिक्स नहीं आती, बस फिर तुम्हारे वो, बस अब मैं क्या कहूँ। वन ऑब्जेक्ट कवर्स 3/4 सर्कल, देन न्यूमेरिकल रेशियो डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस, वेरी सिंपल। 3/4 सर्कल है, अब तो आपको आ गया होगा प्रैक्टिस, तो आप जब 3/4 सर्कल है तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 3/4 पूरा होता तो सी होता, लेकिन अब चूँकि सी की वैल्यू अभी सर्कल 3/4 है तो 3/4 सी, और ये हो जाएगा 3/4 2πr, यहाँ से डिस्टेंस निकाल लेना, और ये हो जाएगा 2 1 द 2 2 2 द 4, तो 3πr/2 एस हो गया। अब ये आ गया। अब चूँकि एक बड़े मज़े की बात है, या ए बी सी डी, फ़र्ज़ कर लो ये सर्कल में जनाब यहाँ से ए से बी गया, बी से सी और फिर सी से डी आ गया, तो याद है आपको ये आर है, ये आर है, रेडियस ऑफ सर्कल है, तो ये वैल्यू वही हो जाएगी जो कि 1/4 के लिए थी। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे डी की वैल्यू, और याद होगा आपको √2r थी, तो डी की वैल्यू डायरेक्ट लिख लें √2r, ये याद रख लेना, क्वार्टर सर्कल और 3/4 के लिए यही होती है। अब आप इसको डिवाइड कर दें, अब जो कहा हुआ है उसको उससे डिवाइड करना पड़ेगा।
अब मिसाल के तौर पर उसने यहाँ पर हमें कहा हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट को इससे डिवाइड करना है, तो ये 1 रख दे और जनाब ये 2, तो 2 को 1 से डिवाइड कर दे, तो d/s ये बराबर हो जाएगी √2r डिवाइडेड बाई 3πr/2। ये 2 ऊपर चला जाएगा, r से कैंसिल हो जाएगा, 2√2/3π हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा। फिर सुन लें, 2/r से कैंसिल हो गया, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। और जनाब अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, घंटी का बटन भी दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो मिल जाए। अब मैं हर रोज़ जो है ना एक लेक्चर अपलोड करूँगा कम से कम और तरतीब से। यूनिट 1 से हम आगे चलेंगे, ठीक हो गया। एक्स्ट्रा लेक्चर भी डाल सकता हूँ लेकिन कम से कम एक लेक्चर ज़रूर होगा। कल हम इसके MCQs और यूनिट 1 का दूसरा टॉपिक देखेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।